एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हमने आज पढ़ना है बेटा चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अच्छा, टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बेटा जो कि आपको लर्न करनी पड़ेंगी और जिन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए उनको पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर में मेन जो डेरिवेशन है फार्मूलाज़ की वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो डेरिवेशन को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें लर्न होनी चाहिए। अच्छा, इसमें बेटा कुछ मैथमेटिकल रेशियोज़ आती हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बेटा बेसिकली बेटा मैथमेटिक्स की ब्रांच है, और इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द रेशियोज रिगार्डिंग दीज साइड्स। अच्छा, आप राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है ये आपको इस टॉपिक को समझने से पहले बेटा ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल जो हैं 45 डिग्री के होते हैं। और किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम अप कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलिए अब हम इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी। क्लियर है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ जो है ना बेटा वो इसी राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ ऐसी रेशियोज़ हैं जिनके फार्मूलाज आपको लर्न करने पड़ेंगे। और इन फार्मूलाज को लर्न करने 8th क्लास में भी मैथमेटिक्स में आपको ये फार्मूलाज लर्न करवाए होंगे। फिर से मैं उनको रिपीट कर देती हूँ, और उन फार्मूलाज को मेमोराइज़ करने के लिए एक सिंगल सेंटेंस जो है हम बच्चों को लर्न करा देते हैं। ये कोई हमने किसी बुक से डिराइव नहीं किया हुआ, ये एक हमने अपना ही एक फार्मूला या अपना ही एक सेंटेंस बना लिया है जिससे हम इन फार्मूलाज को मेमोराइज़ कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। इसी एक सेंटेंस को अगर आप लर्न कर लेते हैं ना, ज़िंदगी भर आपको ये फार्मूलाज कभी भी ना तो मिक्सअप होंगे ना ही कभी भूलेंगे। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज को लर्न करने के लिए जो हमने एक सिंगल जो है वो सेंटेंस बना दिया है, उसको पहले मैं लिखती हूँ बेटा। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। ये एक सेंटेंस हम बच्चों को लर्न कराते हैं और इसी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज को लर्न करवाया जाता है, और फिर ये कभी नहीं बच्चों को भूलते हैं। अच्छा, पहले तो देखिए बेटा, चलिए अब हम इस 45 के बजाय हम यहाँ सिर्फ एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। इस एंगल के साथ ये ए बी कहलाता है बेटा बेस, बी सी कहलाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस 90 के एंगल के ऑपोजिट जो सामने है डायगोनल, उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। बहुत सारे इसकी प्रोनाउंसिएशन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनियस कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये है बेस,
ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ए बी विल शो दी बेस, बी सी विल शो दी परपेंडिकुलर एंड ए सी विल शो दी हाइपोटेन्यूज। ये मैंने जो है ए बी सी इस ट्रायंगल का नाम रखा। ए बी बेस को शो करेगा, बी सी किसको शो करेगा परपेंडिकुलर को, ए सी किसको शो कर रहा है हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है। आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना बेटा उसको लर्न करने के लिए ये एक सेंटेंस लर्न कर लेना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये टोटल 9 जो है वो वर्ड्स बनने हैं, हर 3 वर्ड से एक एक फॉर्मूला बनाएंगे। ये मैंने बीच में पार्टीशन कर दी। सम पीपल हैव, इससे एक फॉर्मूला बनाया जाएगा और ये फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा, साइन थीटा। सम से एस से हमने शो कर दिया बेटा साइन थीटा, पी से हम परपेंडिकुलर शो करेंगे और एच से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये परपेंडिकुलर पी से और एच से क्या शो करेंगे हाइपोटेन्यूज। ये 3 लफ्ज से हमने एक फॉर्मूला बना देना है। सम पीपल हैव से एस से साइन थीटा लिखेंगे, पी से परपेंडिकुलर लिखेंगे, ठीक है, और 8 से क्या लिख देंगे हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, इन 3 लफ्जों से हमने साइन थीटा का फॉर्मूला बनाया। सम से साइन थीटा, पीपल के पी से परपेंडिकुलर और हैव के 8 से हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा बना दिया। अच्छा नेक्स्ट बेटा कर्ली ब्राउन हेयर, सी से को साइन थीटा और इन शॉर्ट को साइन थीटा को बेटा कॉस थीटा भी कहा जाता है। हम अपनी आम वर्डिंग में इसको कॉस थीटा ही ज़्यादातर लिखेंगे, कॉस थीटा ही पढ़ा जाता है, ये ज़रा लंबा जो है नाम नहीं बोला जाता, कॉस थीटा। कर्ली ब्राउन हेयर, सी से कॉस थीटा, बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज। तो इसी से आपने फॉर्मूला बना देना बेटा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके नेक्स्ट 3 वर्ड से हमने कौन सा फॉर्मूला बना दिया बेटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी से टेंजेंट थीटा जिसको टैन थीटा भी कहा जाता है, टैन थीटा, टी से बेटा टैन, पी से परपेंडिकुलर और बी से ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग, पी से परपेंडिकुलर एंड बी से क्या हो जाएगा ब्रशिंग। तो टैन थीटा का हम फॉर्मूला लिखेंगे बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। फिर से देखिए बेटा, एक सिंगल सेंटेंस लर्न करोगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इससे ये 3 फॉर्मूलाज, इन 3 फॉर्मूला से 3 MCQ बल्कि 6 MCQ भी लोग बना देते हैं। एक MCQ तो बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, तो फ़ौरन से आपको अगर ये लर्न है ना बेटा सम पीपल हैव, तो फ़ौरन आपके माइंड में आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा एक ये MCQ बन सकता है कॉस थीटा कोसाइन थीटा, इसको शॉर्ट कॉस थीटा ही लिखा जाता है, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर से ये फॉर्मूला हमने बनाया था, कर्ली ब्राउन हेयर cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी से टेन थीटा, पी से प्रॉपर से हमने पी लिखा, पी से परपेंडिकुलर और बेस ब्रशिंग का बेस से हमने ये बेस लिख दिया। टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये 3 जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो रेशोज़ हैं उनके बीच के फॉर्मूलाज हैं बेटा। मैथमेटिक्स में भी बेतहाशा यूज़ होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, फिज़िक्स में भी ये यूज़ होते हैं। इनको लर्न करने के लिए एक सिंगल ये सेंटेंस लर्न कर लोगे, आपको नहीं भूलेंगे, ना ही ये कभी मिक्सअप होंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर से कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से फॉर्मूला बनाया था टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहीं से बेटा अगर आपसे कोई MCQ पूछता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, फ़ौरन से सही ऑप्शन क्या होगी कर्ली ब्राउन हेयर।
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर आपसे टेन थीटा का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आपको फॉरन माइंड में आना चाहिए, थ्रू प्रॉपर बेसिन से हमने फॉर्मूला लिखा था टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये 3 MCQ बन सकते हैं और इसके रिवर्स से भी MCQ बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विल बी इक्विवेलेंट टू, फॉरन माइंड में क्या आना चाहिए, साइन थीटा। रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू tan थीटा। यानी 6 MCQ के आंसर इन फॉर्मूला से आ गए और इस चैप्टर में इससे रिलेटेड ये MCQ बनते हैं और पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, ये फॉर्मूलाज फिंगर टिप पे लर्न होंगे तो फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा। और वो टॉपिक क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को समझने से पहले साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा के फॉर्मूलाज फिंगर टिप पे होने चाहिए। और उसको लर्न करने के लिए मैंने सेंटेंस भी लिख दिया है, इसको नोट कर लिए क्योंकि अक्सर बच्चों को भूल जाता है, बाद में फॉर्मूलाज भी भूल जाते हैं। लेकिन ये सेंटेंस लिखने के साथ फॉर्मूलाज लिख लो और फिर आपको नहीं भूलेगा। किसी कॉपी पे या किसी बुक का जहाँ टॉपिक है वहीं कहीं साइड पे लिख लीजिए, क्योंकि बुक ही आप ज़्यादातर खोलते हैं एग्जाम के नज़दीक तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से 6 MCQ बन गए, 3 MCQ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा से, और 3 MCQ इसके रिवर्स है, यानी इनकी रेशियोज दे दी जाए तो ये किसकी इक्वल होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, यहाँ जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये सारे एंगल्स हैं। अब एंगल जो है वो साइन 30 किसके इक्वल होगा, साइन 40 किसके इक्वल होगा, साइन 45 किसके इक्वल होगा। ये सारी वैल्यूज़ है ना बेटा आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेनी है एक दफ़ा, क्योंकि इससे भी अक्सर MCQ बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल साइन 30 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, आप अपने कैलकुलेटर पे लिखोगे साइन 30, जो आंसर आएगा आपका वो बेस्ट ऑप्शन होगी, आपने इसके ऊपर टिक लगा देना। समटाइम राउंड ऑफ करके लिखी होती हैं, उसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह cos 30 किसके इक्वल होगा, आपने कैलकुलेटर से जो है वो निकाल लेनी है वैल्यू और उसके इक्वल होगी। इसी तरह बेटा tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये वैल्यूज चेक कर लीजिएगा। ये एक टेबल फॉर्म में बुक के ऊपर भी दी हुई हैं, वहाँ से बहुत सारे MCQ बन जाते हैं। समटाइम वो कह देते हैं कि tan 45 किसके इक्वल होगा, साइन 45 किसके इक्वल होगा, cos 45 किसके इक्वल होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं वो आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो फिर से आपको एक दफ़ा बता दूंगी कि किस तरह से आपने इस कैलकुलेटर को यूज़ करना है और एंगल्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये मैं फार्मूलाज की जो रेशियोज़ है ना बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की, ये मैं एक साइड पे लिख के फिर आज के टॉपिक पे आ रही हूँ। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है बेटा, समटाइम वो कह देता है डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड रिजॉल्व ए फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो उसको हम आज देखते हैं बेटा। ये मैं फार्मूलाज इस साइड पे लिख रही हूँ ताकि टॉपिक की तरफ आएँ। फार्मूलाज क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इक्वल टू होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपने इसको गलत लिख दिया ना, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कर दिया, नंबर 0 मिल जाएंगे। तो इसलिए वो एक फॉर्मूला लर्न कर ले, एक सेंटेंस लर्न कर ले, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इससे फॉर्मूला आपको नहीं भूलेगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा अगर आपको सेंटेंस ये एक जो है सेंटेंस याद कर लोगे। ठीक है, ये यहाँ से MCQs भी कभी नहीं आप गलत करोगे और ये आपको आगे मैथमेटिक्स में भी चीज़ें काम आएंगी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब तक बोर्ड रेस कर रही हूँ आप इन फार्मूलाज को लर्न कर लीजिए। ओके बेटा, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट हो जाना, यानी एक फोर्स का उसकी कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाना। फोर्सेस, एक फोर्स अप्लाई होती है ना, उसका कुछ हिस्सा अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्ट होता है, कुछ हिस्सा अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्ट होता है।
फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के पास कोई ट्रॉली बैग है, वो उसको अपने हाथ से घसीटता हुआ लेके आ रहा है, हाथ से वो एक फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट हो रहा होता है, कुछ कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एक्ट होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इंटरेस्टेड हैं कि जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड अगर हमने अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मैग्नीट्यूड अगर अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेन फार्मूलाज किस तरह से डिराइव करेंगे। और अगर फार्मूलाज आपके डिराइव हो गए तो फिर आप इजीली उनकी मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का स्प्लिट हो जाना इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसकी डेफिनेशन बेटा मैं लिख रही हूँ, स्प्लिटिंग अप ऑफ द फोर्स, स्प्लिटिंग अप ऑफ फोर्स into its perpendicular components is called resolution of forces. Is called resolution of फोर्स। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का बेटा दूसरा नेम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दोनों तरह से आपको आ सकता है, डिफाइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट या डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। सेम डेफिनेशन होगी, ये मैं लिख रही हूँ बात, ये बुक में नहीं बात होगी, लेकिन अक्सर एग्जामिनर इसको परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। दोनों की सेम डेफिनेशन होगी, क्या डेफिनेशन है, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स which are mutually perpendicular to each other, which are mutually perpendicular to each other are called perpendicular component or rectangular component, are called perpendicular या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर components. Okay, what is the resolution of force? Splitting up of the force into its perpendicular component is called resolution of force। और perpendicular component क्या होते हैं बेटा, फोर्स के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर एट राइट एंगल एट परपेंडिकुलर होते हैं, वो कहलाते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट का दूसरा नेम क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद बेटा एक्सप्लेनेशन जब हम स्टार्ट करोगे, एक्सप्लेनेशन में आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है पेज के जो है वो लेफ़्ट साइड पे। मैं इसकी थोड़ी पार्टीशन कर लेती हूँ ताकि हमारी एक्सप्लेनेशन में, अब डिस्क्रिप्शन जो है लिखने की जगह तो है नहीं, वो मैं बोल देती हूँ, मैथमेटिकल स्टेप्स लिख देती हूँ इधर, और बाकी इधर हम उसके कंपोनेंट की डेरिवेशन करते हैं। अच्छा बेटा, एक्सप्लेनेशन में हम लिख रहे हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और इस क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट है। डायग्राम के बगैर ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड हो सकते हैं, या सिर्फ डेफिनेशन के नंबर मिलेंगे,
बाकी आपको डेरिवेशन के नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट है, और वैसे भी जितने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आपकी बुक में डायग्राम मौजूद हैं तो वो मस्ट होती हैं। खासकर डेरिवेशन वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायग्राम के साथ आपने काम करना होता है, क्योंकि डायग्राम के बगैर अगर करोगे तो ना तो वो आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो पाती है, ना ही आप एग्जामिनर को विजुअलाइज कराते हैं कौन से पॉइंट ए हैं, बी है और सी है। ठीक है, ये बुक वाली ही डायग्राम ड्रॉ कर दी बेटा। हमारे पास है एक्सिस, ये मैंने ड्रॉ की है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहाँ जो है ज्वाइन करती हैं ये कहलाता होता है ओरिजिन। ये हमें ग्राफ में बात कर ली थी बेटा। हमारे पास एक फोर्स अप्लाई हो रही है इस डायरेक्शन में जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। ये सिंबल बेटा एंगल को शो करता है, इसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये ओ ए फोर्स को शो कर रहा है, एफ स्टैंड फॉर दी फोर्स। ये ओ ए जो है बेटा ये एक फोर्स अप्लाई हो रही है और जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है थीटा। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि एंगल थीटा है, बाकी आगे एग्जांपल्स करेंगे तो फिर एंगल की कोई ना कोई वैल्यू भी आपको गिवन होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमें पता है कि ये फोर्स कोई ना कोई अगर एंगल बना रही होती है ना बेटा, तो फिर इसका कुछ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट होता है और कुछ कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एक्ट होता है। एक देखो बेटा ये फोर्सेस क्या हैं, पैरेलल है। ये फोर्सेस क्या हैं, एंटी पैरेलल है। यानी इसको बोलोगे तो लाइक पैरेलल फोर्सेस, इसको बोलोगे तो ये क्या हो जाएगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। लेकिन ये वाली जो फोर्स है ना बेटा, इस फोर्स का इंक्लाइंड फोर्सेस को आप बोल सकते हो, लेकिन इस फोर्स को का कुछ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा होता है, कुछ कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एक्ट करता है। तो इसलिए ये जो है फोर्स ये लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के ज़म्मे में नहीं आएगा, बल्कि ये फोर्स जो है बेटा इसका कुछ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और कुछ कंपोनेंट एक्ट होता है अलोंग वाई एक्सिस। इसको ज़रा समझिए आप कि ये आपके पास कंसिडर कर रहे हैं बेटा कि ओ ए विल शो द रिजल्टेंट फोर्स एफ, और अगर ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस जो कि बी पॉइंट के ऊपर जाके मीट कर रहा है, तो ओ बी एक वेक्टर है जो कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा एफ एक्स, एंड बी ए बी एक वेक्टर है जो कि ये मैंने शो कर दिया इस एरो के साथ, बी ए बी एक वेक्टर है बेटा। ये जो है हमारे पास एफ वाई को शो कर रहा है, वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स को शो कर रहा है, और ओ ए जो है ये एक रिजल्टेंट फोर्स है, ये इसका एरो मैंने शो कर दिया, ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक बिल्कुल। ओ ए जो है बेटा ये एक फोर्स है अप्लाई हो रही है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, जो है वो एंगल बना रही है थीटा। अगर हम ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो कि एक्स एक्सिस को जाके बी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो फिर ओ बी जो है वो शो करेगा एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्स, एंड जो बी ए वेक्टर है ना ये शो करेगा वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और जो ओ बी एंड बी ए जो है ना बेटा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। वो कंपोनेंट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो कहलाते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या क्या कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो क्या इस डायग्राम से हम बता सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से होंगे, एफ एक्स एंड एफ वाई। एफ एक्स एंड एफ वाई विल बी दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दी फोर्स। अब डायग्राम से आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं बेटा कि हमने कंसिडर किया एक फोर्स जो कि अप्लाई हो रही है ओ ए डायरेक्शन में, और इन दैट केस मेक कर रही है एक एंगल थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस। अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको स्प्लिट अप कर देते हैं, इसको रिजॉल्व कर देते हैं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो ओ बी से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज दी एफ एक्स, और इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो बी ए से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज दी एफ वाई। अब इसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल जब हम लिखेंगे बेटा, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट क्या है, ओ ए दैट विल बी इक्वल टू
ओ बी प्लस बी ए। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, ये सारी डिस्क्रिप्शन बेटा जगह कम है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैंने बोल दिया है, इस पूरी डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, साथ डिस्क्राइब भी कर दिया है। अब आपने इसकी डिस्क्रिप्शन नोट से या बुक से लर्न कर लीजिए, नोट से लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा डिटेल के साथ दिया हुआ ये टॉपिक। तो एक्सप्लेनेशन की वो सारी चीज़ें वहाँ से लिखने के बाद बेटा आप जो मैथमेटिकल स्टेप लिखोगे वो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या हेड टू टेल रूल होगा बेटा, रिजल्टेंट क्या है ओ ए वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, ठीक है। ओ ए दैट मस्ट बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए, ये हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिख भी लिया। और उसके बाद हमें पता है बेटा ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ को, ओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को, एंड बी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वाई को। इसका वर्डिंग भी लिख लीजिएगा बेटा, कंपोनेंट ऑफ ओ बी एंड बी ए आर रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स एंड एफ वाई respectively, and OA will show the resultant force या magnitude of the resultant force. So that's why ये पूरा लिखने के बाद आपने लिखना है बेटा OA की जगह आपने F लिख देना है, OB की जगह FX लिख देना है, एंड BA की जगह क्या लिख देना है, FY लिख देना, ठीक है। पूरा लिखना है, डिस्क्राइब करना है वर्डिंग में। In this diagram OB and BA are perpendicular components. OB is represented by the Fx या horizontal component and BA represented by the Fy that is the vertical component of the force। और उसके बाद आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। F will be equal to Fx plus Fy आ गया। उसके बाद बेटा हमने फाइंड आउट करना है इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट एंड वाई, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो जब हमने इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी है। तो पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स की मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करनी है बेटा, आपको पता है कि ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ओ बी बेस, ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बी ए क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है। जब आपने एक्स कंपोनेंट की बात करते हैं ना बेटा, तो ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ ओ बी वेक्टर है, ओ बी किसको शो करता है, एफ एक्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट एफ है, ये क्या है, बेस, बेस एंड रिजल्टेंट के बीच में रेशो, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में रेशो देखिए इधर, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जब हमने एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो फिर बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में रेशो होगी। जब भी हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है बेटा, बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में रेशो होगी। बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रेशो होती है दैट इज कॉल्ड दी cos थीटा। तो इसलिए एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला का स्टार्ट कहाँ से लेना है, cos थीटा से। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, डायग्राम में देखिए बेटा, बेस किसको शो कर रहा है, ओ बी, एंड हाइपोटेन्यूज किसको शो कर रहा है, ओ ए। ये हमने लिख दिया। अब बेटा देखिए ओ बी, इस साइड पे लिख लेते हैं हिंट, ओ बी किसको शो कर रहा है, इधर देखो डायग्राम में, ओ बी विल रिप्रेजेंट द एफ एक्स, ये मैंने लिख दिया। ओ ए किसको शो कर रहा है, एफ को, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड को, एफ को। ये ओ ए शो कर रहा है एफ को, ओ बी किसको शो कर रहा है, एफ एक्स को। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा, cos थीटा विल बी इक्वल टू, ओ बी की जगह क्या लिखा, एफ एक्स, ओ ए की जगह क्या लिख दिया, एफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। हम किस चीज़ को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एक्स कंपोनेंट ये है एफ एक्स, एफ एक्स इज कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जब आप एफ एक्स फाइंड आउट करोगे ना बेटा यहाँ से, तो एफ किधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने एस नहीं लिखा, cos थीटा।
जब आप एफ एक्स कैलकुलेट करोगे ना यहाँ से, तो ये एफ जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा के साथ, एफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ क्या है, उसकी रिजल्टेंट फोर्स, और उसके साथ अगर हमें एंगल पता हो, यानी इस फोर्स की मैग्नीट्यूड और साथ ये एंगल कितना बना रही है, इन दो चीज़ों का पता हो तो हम इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटा एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट हो गया। अब मैं फाइंड आउट करती हूँ यहाँ पे वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एफ एक्स एंड एफ वाई जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसके आगे मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, यहाँ एफ एक्स लिख देते हैं, दिस इज एक्स कंपोनेंट, और यहाँ लिख देते हैं एफ वाई, दिस इज दी वाई कंपोनेंट। अच्छा, इसका और नेम भी बेटा अक्सर आ जाता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। अलोंग द एक्स डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अलोंग द वाई डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है बेटा, अब देखो जरा डायग्राम में, ये है वाई एक्सिस, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रेशियो होती है वो कहलाती है साइन थीटा। ये मैंने फॉर्मूला जो लिखे थे सबसे पहले, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर से, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में रेशियो होगी। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होंगी बेटा बी ए एंड ओ ए के बीच में जो रेशियो होगी दैट इज ई साइन थीटा। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रेशियो होगी वो क्या होगी, साइन थीटा। तो हमने वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो हम साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे, और साइन थीटा किसके इक्वल होगा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और डायग्राम में देख के बताइए, परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किससे किया, बी ए के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, बी ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज को हमने रिप्रेजेंट किया बेटा ओ ए के साथ, तो हाइपोटेन्यूज को हमने लिख दिया ओ ए। अब बी ए शो करता है बेटा एफ वाई को एंड ओ ए शो करता है एफ को, यानी रिजल्टेंट फोर्स को। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, बी ए की जगह लिख दीजिए एफ वाई एंड ओ ए की जगह क्या लिख दीजिए एफ। ठीक है, ये था बेटा बी ए शो कर रहा है एफ वाई को, ओ ए शो कर रहा है एफ को, तो हमने क्या लिख दिया, एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। अब यहाँ से हमने वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना था बेटा, तो जब y कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये f जाके किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा के साथ, तो ये आ जाएगा f साइन थीटा। ओके, देखिए जब आपने वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है बेटा तो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया। साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किया हमने बी ए के साथ, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट किया हमने ओ ए के साथ। उसी डायग्राम में हमने कहा कि बी ए जो है दैट इज दी वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ओ ए जो है दैट इज दी फोर्स, जो कि फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ आ गया। और उसके बाद हम इंटरेस्टेड थे बेटा वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ से एफ वाई किसके इक्वल होगा, ये एफ जाके साइन थीटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एफ वाई एंड एफ एक्स आर दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दी फोर्स। ये था बेटा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी मैं ज़रा रिपीटिशन कर दूं आपको कि हमने क्या किया है,
सबसे पहले जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है? स्प्लिटिंग अप ऑफ द फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, यानी ये फोर्स के ही कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे के एट राइट एंगल परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इनके साथ जो बीच में एंगल बनता है दैट इज इन 90 डिग्री। तो इस वजह से इन कंपोनेंट को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमने डेफिनेशन लिखी, the component of the force which are mutually perpendicular to each other that are called the perpendicular or rectangular component of the force। क्लियर है? उसके बाद हमने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करके इस डायग्राम को कंप्लीट डिस्क्राइब करना है, जो कि जगह की कमी की वजह से मैंने सिर्फ बोला है क्लास में। आप इसको लिखोगे, सिर्फ इतनी बात नहीं लिखोगे। डायग्राम मस्ट है, डायग्राम के साथ डिस्क्रिप्शन मस्ट है। उसके बाद फिर बेटा हम लिखेंगे इसी डायग्राम के मुताबिक अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ओ ए किसकी इक्वल है बेटा? दैट विल बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। ओ ए शो करता है एफ को, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड को। ओ बी शो करेगा एफ एक्स को एंड बी ए शो करेगा एफ वाई को। क्लियर है? और ये आपका हेड टू टेल रूल के मुताबिक आ गया कि रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ दी फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर होगा, ये एरो लगाना मस्ट है बेटा। ये सेकंड वेक्टर होगा, इसका एरो लगाना भी मस्ट है। उसके बाद हमने फाइंड आउट किए बेटा इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रेशियो होती है वो कॉस थीटा। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमने रिप्रेजेंट की ओ बी के साथ, हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट किया है ओ ए के साथ। ओ बी जो है वो एफ एक्स है, ओ ए जो है वो क्या है? एफ है। यहाँ से एफ एक्स फाइंड आउट करने में हम इंटरेस्टेड हैं, तो एफ एक्स किसके इक्वल होगा बेटा? एफ जाके कॉस थीटा के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद हमने बेटा वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कैलकुलेट किया, और वर्टिकल में ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में जो रेशियो होती है ना बेटा वो कहलाती है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसकी इक्वल होगी? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू डायग्राम परपेंडिकुलर जो है वो बी ए से रिप्रेजेंट किया, हाइपोटेन्यूज जो है वो ओ ए के साथ रिप्रेजेंट किया। और वहीं पे हमने कहा कि बी ए जो है दैट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ वाई है, एंड ओ ए जो है दैट इज द फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, उसको एफ से रिप्रेजेंट किया। ये वैल्यूज हमने यहाँ पुट की, तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ, और यहाँ से हमने एफ वाई कैलकुलेट करना था, तो एफ जाके किधर मल्टीप्लाई आ जाएगा? साइन थीटा के साथ। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तो फॉर्मूला लगेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एंड वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना होगा तो फॉर्मूला आएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। दीज आर दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दी फोर्स एफ एक्स एंड एफ वाई। जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना बेटा, क्वेश्चन आता है what is the splitting up of the force, resolve a force into its perpendicular components। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन डेरिवेशन आप नोट से लर्न कर सकते हो। सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक दी हुई है, आपने इसकी डेरिवेशन करनी है, और डायग्राम इस क्वेश्चन के साथ क्या है? मस्ट है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले बेटा इनके ये रेशोज़ जो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फॉर्मूला जो हैं फिंगर टिप पे होंगे, तो आपको ये टॉपिक आगे समझ आएंगे। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा, जिसको टेंजेंट थीटा भी कहा जाता है, टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसको लर्न कीजिए, टॉपिक को लर्न कीजिए, लर्न करके इसको 2-3 दफ़ा लिख के देख लीजिए, ये आपको नहीं भूलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर का, इसको अच्छा सा लर्न कर लीजिए। इंशाल्लाह जो है हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी टॉपिक को आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।